नमस्कार। कावड़ रोड पर पड़ने वाली दुकानों पर सरकार ने दुकानदारों के नाम लिखवा दिए हैं ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के नाम अलग अलग दिखाई दे, हिंदू और मुसलमानों की दुकानें अलग अलग पहचानी जा सके। नफरत की ऐसी मंडी, नफरत का ऐसा नंगा नाच आज से पहले किसी सरकार में देखने को नहीं मिला। क्या आरएलडी बीजेपी के इस सांप्रदायिक फैसले में बीजेपी के साथ खड़ी रहेगी? क्या नीतीश कुमार ऐसे सांप्रदायिक फैसले में बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में चल रही कलह की खबरें दबाने के लिए इस तरह के एजेंडे सेट किए जा रहे हैं? क्या समीक्षा बैठकों में यही फैसले हुए हैं कि अब कट्टर हिंदू मुसलमान करके ही चुनाव जीता जा सके? इन सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हैं। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये क्या देखने को मिल रहा है आपके मुजफ्फरनगर में? क्या दुकानों पर नसीम वसीम करीम लिखवा देने के बाद हिंदू खतरे से बाहर हो जाएगा? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, ये कोई नया मामला वहां नहीं है और कोई नई कावड़ आ रही है और नई दुकानें खुल रही हैं। हर साल कावड़ आती है, हर साल लोग रहते हैं और हरिद्वार से ही मुसलमानों का सहयोग इसमें शुरू हो जाता है। जिस कावड़ को वो लेके आते हैं उसको काम, उसको सजाने का काम अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। वो उनकी रोजी रोटी है। वो हम का थोड़े ही करते हैं। वो जो कावड़ लेके आते हैं वो थोड़े ही ये कावड़ बनाता कौन है? दूसरा, जो तमाम रास्ते में आप चलते हैं, जो भी संसाधन आप यूज करते हैं, उन संसाधनों में 80% योगदान मुस्लिम समुदाय के लोगों का होता है। लेकिन ये जो राजनीतिक लोग हैं, इनकी सियासी रोटियां कैसे सीखेंगी अगर ये शांत बैठ जाएंगे? तो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है। और आपको याद रखना चाहिए कि 2013 के बाद मुजफ्फरनगर, शामली, जो मेरठ का एरिया है, बहुत सेंसिटिव एरिया बन चुका है। और यहाँ चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे दूसरे नेता हों, उनकी दुकानें इसी पे चलती हैं, हिंदू मुस्लिम मामले पे ही। अगर ये मामला नहीं होगा, मामला ठंडा पड़ जाएगा, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। वो क्या करेंगे? क्योंकि आपने इस चुनाव में देखा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, बड़े-बड़े नेताओं की दुकानें बंद हुई हैं, तो वो चुप थोड़े ही बैठेंगे। उनको तो कुछ ना कुछ करना है, तभी तो उनकी राजनीति जागृत होगी। तो मैं इसको उससे जोड़ के देखता हूँ। नहीं तो मुस्लिम समुदाय का सहयोग इसमें रहता है। इसके बाद हमारे यहाँ आएगी, अभी आप दशहरे के दौरान देखेंगे रामलीला शुरू होती है, तो रामलीला में भी जो संसाधन होते हैं उसमें भी मुस्लिम समाज के लोग सहयोग करते हैं, भले ही वो पर्दे के पीछे रहें। अब आप सजावट का सामान है, कपड़ा लत्ता है, दूसरा खाने पीने की चीजें हैं, वो सब व्यवस्थाएं वो लोग करते हैं। इस एरिया में सबसे अधिक जो बाग ठेके पे लेते हैं, भले ही वो बाग जाटों के बाग हों, गुजर समाज के बाग हों, सैनियों के बाग हों, लेकिन उन बागों को ठेके पे लेने का काम मुस्लिम समाज के लोग ही करते हैं अधिकतर। तो आम की जो खेप आती है, जो फलों की खेप आती है, उसमें अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और कावड़ में तो फल बहुत ज्यादा चलते हैं। तो आप कैसे उनको इग्नोर कर सकते हो? नाम लिखने से क्या हो जाएगा? नाम लिखने से दूसरी जो चीज होगी एक ये होगी कि उसका फाइनेंशियली नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसका आर्थिक नुकसान हो जाएगा। एक तरीके से आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनका फाइनेंशियली बहिष्कार किया जाए। तो आप कहीं ना कहीं इस मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि आप एक हिंदू मुस्लिम का वही मामला लाके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। तो मुझे लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं इस तरह की सोच है और इसमें कुछ नेताओं को अपना निजी फायदा करने के लिए इसको शगुफा बनाया जा रहा है और इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं तो इस मामले को इतना बड़ा बनाना, नेशनल मीडिया पे चलना, वहां पे अगर प्रशासन ने कोई इस तरह की व्यवस्था की, ऑर्डर दिया है, तो स्थानीय लोग बात करके उस पर एक समझौता कर सकते हैं, उसको वापस लिया जा सकता है या उसका कोई समाधान निकाला जा सकता है। नेशनल मीडिया पे लाना, हाईलाइट करना, कई दिनों तक चलाना, तो इसके पीछे खाली आप मुजफ्फरनगर मत समझिए। मुझे लगता है इसमें दिल्ली तक का मामला इन्वॉल्व है और दिल्ली के भी कुछ लोग चाहते हैं कि मामला हाईलाइट हो और मामला बढ़े, क्योंकि आपको पता है कि 2000 क्या होगा इससे? दिल्ली को क्या लाभ होगा इससे सर? देखिए, जब अब आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो
सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी है और दिल्ली में भी है, बिल्कुल। उसकी जो साख है, उसकी जो सरकार बनती है, उसका जो मामला चलता है, वो तो हिंदू मुस्लिम एजेंडे पे ही चलता है। और बिल्कुल। आपने देखा होगा 2024 का जो चुनाव हुआ है, उसमें दूर-दूर तक हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला ही नहीं, उसमें दूसरी चीजें चली। तो उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, जो जो पार्टी को चलाने के लिए उसमें रिमोट कंट्रोल का यूज़ करते हैं, वो लोग बड़े हतोत्साहित हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह का माहौल देश में बन गया, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो थोड़ी बहुत आँच लगती रहनी चाहिए ताकि पतीली गरम रहे। तो ये पतीली को गरम करने का एक अभियान मुझे लगता है कहीं न कहीं है, ताकि मामला गरम रहे और उनकी प्रेज़ेंट उनकी उपस्थिति लोगों के दिमाग में रहे। अगर ये सारी चीज़ें शांत हो जाएँगी, तो लोग भूल जाएँगे कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई चीज़ है। दूसरा इसको एक एंगल ये भी दिया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो मामला चल रहा है और पिछले कई दिनों से चाणक्य हर लिहाज पे आके बाबा के सामने जो है आखिरकार नतमस्तक होना पड़ता है, बाबा को नहीं हिला पा रहे हैं। क्या इस मामले से कुछ बाबा को झटका दिया जा सकता है क्या? तो इस एंगल पे भी विचार किया जा सकता है कि तार कहीं मुज़फ्फरनगर के दिल्ली में तो हाँ। नहीं जुड़ रहे हैं। सर, जी। इस पर भी आऊँगी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके मुज़फ्फरनगर में, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें ओवरऑल, चलिए, आरएलडी बीजेपी का गठबंधन है। क्या आरएलडी बीजेपी के इस सांप्रदायिक फैसले के साथ रहेगी? क्योंकि आरएलडी तो हमेशा हिंदू-मुसलमान एकता की बात करती है। क्या चौधरी चरण सिंह ने कभी सोचा था कि उनकी पीढ़ियाँ इस तरीके से उनका नाम डुबाएँगी? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें आज राष्ट्रीय लोकदल और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, वो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं हुँ। और उनकी मजबूरी हो गई है कि वो भाजपा की ताल में ताल मिलाएँ या अपनी पुरानी चीज़ों को देखें। आपने देखा होगा उनके उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं, उनका एक ट्वीट आया है कि हम इस मामले से सहमत नहीं हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए। बड़ा ज्ञान उन्होंने दिया है लोगों को। अब आप गुलगुले खाएँगे भी और गुलगुले से परहेज़ भी करेंगे, ये कैसे चलेगा? क्या आप भाजपा के साथ भी रहेंगे और भाजपा के साथ रह के आप उनका विरोध भी करेंगे? तो आप एक तरफ आइए ना भाई, या तो उनके साथ आ जाइए या उनका विरोध करिए। उसी में जो खबरें मुज़फ्फरनगर में 2 दिन से चल रही हैं, उसमें ये हुआ है कि जयंत चौधरी ने, वहाँ के जो पूर्व सांसद हैं अमीर आलम, और जनता उनको समझती है कि वो 2013 के दंगे के जो है मेन आदमी हैं, उनके लड़के को मीरापुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। वहाँ के मीडिया में खबर लगातार चल रही है कि भाई हम आपके अमीर आलम के बेटे नवाज़िश अली हैं और उन्होंने कहा है कि हम नवाज़िश अली को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जयंत ने फ़ोन करके उनको कहा है, ये उन्होंने दावा किया है और वो तैयारी उस चीज़ की कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में अगर नवाज़िश अली, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन मुज़फ्फरनगर में हैं, उनका बेटा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में लड़ेगा, तो वो चुनाव प्रचार कैसा होगा? एक तो ये सोचने वाली बात है। दूसरा ये है कि जो तथाकथित नेता भारतीय जनता पार्टी के मुज़फ्फरनगर में हैं, हारे वाले, जीते वाले मंत्री, संतरी सब, वो किस प्रकार से एक मंच पे खड़े होंगे और वहाँ पे जो परंपरा रहती है मंच पे हाथ ऊपर करते हैं हाथ पकड़ के, तो वो कैसे होगा, वो देखने वाली बात होगी। दूसरा इसके सामने ये होगा कि अगर गठबंधन का उम्मीदवार मुस्लिम समाज से आता है और कट्टर विरोधी को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा कर दिया जाता है, तो उसपे अखिलेश का पीडीए का जो फ़ॉर्मूला है, वो कितना चलेगा? अखिलेश यादव फिर किसको वहाँ से उम्मीदवार बनाएँगे? क्योंकि ये बड़ा टेढ़ा मामला है, क्योंकि ये जो सीट है मीरापुर की विधानसभा की जो सीट है, ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहाँ से जो चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल के जीते थे, वो खुद गुर्जर समाज से आते हैं और मुस्लिम समाज के सहयोग से वो जीते थे। यहाँ पे क्या होता है कि एक मुस्लिम समाज और गुर्जर समाज और सैनी समाज 3 बाहुल्य हैं, उसके बाद जाट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 या 3 का समीकरण बनता तभी आप जीत पाते हैं। तो चंदन चौहान वाले में जो समीकरण बना था वो जाट, गुर्जर और मुस्लिम का बना था। तो अगर अखिलेश किसी ऐसे सैनी समाज के, गुर्जर समाज के या जाट समाज के व्यक्ति को टिकट देते हैं और उसमें ये होता है कि उसके साथ वो 3 समाज आ जाते हैं, तो जाट भी आ गया और मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाता है, जबकि मुस्लिम समाज
का जो जाति का है, जो मुस्लिम समाज का उम्मीदवार है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहा है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम जाता है, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी सुबह 9:30 बजे ही चुनाव हार जाएगी। लेकिन इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को बनाने से ये होगा कि मुस्लिम समाज के लोग उसको वोट दे देंगे और हम लोग इस तरह की चीजें कराएंगे कि हो सकता है ये बाद में समाजवादी पार्टी में चले जाएं, क्योंकि ये तो भाजपा के कट्टर दुश्मन है अमीर आलम, और ये तो पहले समाजवादी पार्टी में रहे हैं। आप खाली इनको वोट दीजिए और हम लोग भी कल को हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही चले जाए। हम तो समाजवादी के साथ ही तो थे विधानसभा चुनाव में, और हम तो कुछ जरा लाभ कमाने के लिए आए हैं भाजपा के साथ, कोई हम्म। परमानेंट हम्म। थोड़ी आए हैं। तो इस तरह का हम्म। एक मैसेज देने की कोशिश राष्ट्रीय लोकदल के लोग करें, सीट निकालने की कोशिश करें। तो ये तमाशा अभी शुरू हुआ है, और चाहे ये हम्म। कावड़ का तमाशा हो, चाहे राजनीतिक तमाशा हो, इसकी अभी शुरुआत है। अभी आप देखते जाइए कि होता है क्या। जी। सर, हम अगर ये देखें केपी मलिक सर कि कावड़ यात्रा के दौरान जो रूट पर हिंदुओं की दुकान है उन पर अगर हिंदू अपने नाम लिख ले, मुसलमानों की दुकान है अगर मुसलमान अपना नाम लिख लेंगे तो इससे होगा क्या? मैं इसको थोड़ा बहुत विस्तार से समझना चाहूंगी। इसमें मंशा क्या है सरकार की? क्या सरकार ये चाहती है कि हिंदुओं के नाम अलग हो, मुसलमानों के नाम अलग हो, जिससे अनुदान देने में कोई आराम मिल सके, उनको थोड़ी सुविधा हो सके? या फिर सरकार इनडायरेक्टली ये कह रही है कि देख लो कावड़ियों, ये हिंदुओं की दुकान है, यहां से सामान खरीदो, मुसलमानों की दुकानों से सामान मत खरीदो? प्रज्ञा, अगर इसको थोड़ा-सा राजनीतिक मामले से थोड़ा-सा अलग रख के हम सोचें, तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक संदेश देना चाहती है अपने लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि करोड़ों कावड़िए इस जगह से गुजरते हैं। चाहे वो राजस्थान के कावड़िए हों, चाहे वो हरियाणा के कावड़िए हों, चाहे वो दिल्ली के कावड़िए हों। अंदाजा हमारा ये है कि 2 से 3 करोड़ के बीच में कावड़ी यहाँ से गुजरते हैं, और इस दौरान अच्छी खरीदारी करते हैं, अच्छी बिक्री हम्म। होती है दुकानदारों की, हरिद्वार से लेके मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली वाले एरिया में अच्छे इसमें व्यापार उस समय में होता है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इसमें अधिकतर व्यापारी जो हैं, छोटे-बड़े व्यापारी, चाहे वो फल विक्रेता हों, चाहे खाने-पीने की चीज़ें बनाने वाले हों, चाहे कोई दूसरी जो तत्कालिक काम आने वाली चीज़ें हों, उसमें 80% जो समाज है, वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्योंकि कारीगर वही हैं, कारीगर कोई दूसरे लोग नहीं हैं। तो ये इसके पीछे सोची-समझी राजनीति एक ये हो सकती है कि इनको आर्थिक नुकसान पहुँचाया जाए और आर्थिक रूप से इनको कमज़ोर किया जा सके, ताकि इनकी कमर तोड़ी जा सके। ये संदेश देने की कोशिश कोई पहली कोशिश नहीं है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरह की कोशिश की है, और बीच-बीच में हम्म। संदेश आते रहे कि इनका बहिष्कार करो, किसी-किसी तरीके से बहिष्कार करो। तो अब ये आर्थिक बहिष्कार है एक तरह से, अगर देखा जाए, कि इनका आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाए। नहीं तो हम्म। नाम लिखाने की आवश्यकता क्या है? अगर आप नाम नहीं लिखाएँगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये हिंदू की दुकान है कि मुस्लिम की दुकान है। क्योंकि हम्म। आपको हम्म। एक चीज़ और दिमाग में रखनी चाहिए प्रज्ञा, क्योंकि मैं तो मुज़फ्फरनगर से ही आता हूँ। यहाँ पे क्या है कि उस तरह के मुस्लिम समाज के लोग यहाँ नहीं है कि वो दाढ़ी मूंछ रखें और वो टोपी लगाएं, यहाँ वो प्रचलन नहीं है। वो क्लीन शेव रहते हैं, और बिल्कुल बात उनकी लैंग्वेज भी इस तरह से रहती है। अगर आप लखनऊ के किसी मुस्लिम क्षेत्र में जाएंगे तो आपको तुरंत पता लग जाता है कि ये मुस्लिम लोग हैं। लेकिन वेस्टर्न यूपी में वो इस प्रकार से मिले जुले रहते हैं कि हम्म। आसानी से आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, या ये जाट समाज का, गुजर समाज का, हिंदू समाज का, या किसी दूसरे हम्म। समाज का व्यक्ति है। तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये हिंदू की दुकान है या मुस्लिम की दुकान है। तो आप सीधे-सीधे संदेश दे रहे हैं कि अगर आपका नाम लिखा होगा तो नाम से तो तुरंत पहचान हो जाएगी, क्योंकि हम्म। इनके नाम में और हिंदुओं के नाम में तो बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए नाम लिखाने की एक रणनीति है, और इसमें कुछ चंद लोग हैं जो मुझे लगता है भूमिका निभा रहे हैं, जिससे वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और इनका हम्म। आर्थिक बहिष्कार करना चाहते हैं। मुझे तो अभी तक यही समझ में आता है। जी। अच्छा सर, इतनी हार की समीक्षा हुई उत्तर प्रदेश में, बीजेपी चुनाव में मुंह के बल गिरी, क्या इन समीक्षा बैठकों में ये निकला है कि अब कुछ नहीं हो सकता जी, कट्टर हिंदू मुसलमान करो तभी चुनाव जीता जा सकता है, इसीलिए अब ये सब होना शुरू हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल कि सर, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, क्या ओम प्रकाश राजभर इनका साथ देंगे? क्या अपना दल इस सांप्रदायिक फैसले में साथ खड़ी रहेगी बीजेपी की? क्या संजय निषाद साथ खड़े रहेंगे सर? और भी तो है ना लाइन में।
देखिए प्रज्ञा, ये चुनाव से पहले ही समीक्षा जो आज भारतीय जनता पार्टी आज समीक्षा कर रही है, ये हमने और आपने 3 महीने पहले ही समीक्षा कर ली थी। हाँ। और मोटा-मोटी हमने सारे आंकड़े बता दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नुकसान हो सकता है, ये कारण है, यहाँ पे इनकी एंटी इन्कम्बेंसी है, यहाँ पे तमाम चीजें। तो मोटा-मोटा आकलन अगर हमारे जैसे व्यक्ति को है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को नहीं था? जिनके पास तमाम प्रशासन है, तमाम आईबी है, तमाम सीबीआई है, दूसरे अगर तमाम हथकंडे हैं, और आपके अपने लोग भी तो हैं। भाई आपके जिला जिला के जो लोग हैं, आप बोलते हैं हमारा तो पन्ना प्रमुख बड़ा मजबूत होता है, तो आपके जिले की टीम के लोगों ने आपको रिपोर्ट नहीं भेजी थी कि ये चुनाव हार सकते हैं, इनका टिकट बदलना चाहिए? तब आपने क्यों नहीं समीक्षा की? तब आपने क्यों नहीं आकलन किया? उस आकलन का आज क्या फायदा है करने का? दूसरी चीज जो आप सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं कि प्रशासन ने, अधिकारियों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो क्या माना जाए कि जो पुराने इलेक्शन आपने जीते हैं, उनमें प्रशासन आपका साथ दे रहा था और आप प्रशासन का मिसयूज कर रहे थे? तो ये साफ जाहिर कर रहे हैं आप। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, और इसमें जो आप कह रहे हैं कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो निषाद हो, इन परिस्थितियों में सबसे पहले वही भागेंगे और उनको भागना पड़ेगा। मैंने एक उदाहरण दिया ना आरएलडी का आपको। आरएलडी कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ रह सकता है, जो 10 साल से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहा था? जयंत चौधरी पिछले 10 साल से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं 2013 के बाद, और आज एकाएक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उस हिंदू मुस्लिम भाईचारे का? तो कैसे आप चुनाव जीतेंगे? क्या आप बाहर आके ये कहेंगे, जैसे अमित शाह ने कहा था 15 लाखों की, ये तो एक सियासी जुमला था? तो जयंत चौधरी क्या ये वाला भाषण देने वाले हैं क्या 15 दिन के बाद कि ये तो एक सियासी जुमला था और हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है और हमें तो आपके बीच में रहना है, आप हमें चुनाव जिताइए? ये होगा क्या? तो आप कैसे कैसे उस भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे जिसका आपने सालों साल विरोध किया है? जनता आपको जूते नहीं मारेगी क्या? जनता जूते मार रही है ना हरियाणा में एनडीए के सहयोगी दलों को, जनता जूते मार रही है ना महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दलों को। तो आप किस एनडीए की बात कर रहे हैं? तो आप एनडीए में रहते हुए दूसरे अपने समाज का वोट कैसे लेंगे? तो आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपकी हर 5 साल के बाद परीक्षा होती है, परीक्षा की तैयारी करने के लिए भी आपको साल, 1.5 साल, 2 साल चाहिए। तो आपकी जो परीक्षा होने वाली है 2027 में, उसको आप किस आधार पे देंगे अगर आपकी तैयारी नहीं? तो नेताओं को ये भी सोचना पड़ेगा। अब ये फंस गए हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे राजभर हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हो, ये सब फंसे पड़े हैं। और जयंत चौधरी जैसों को तो ये भी पता है कि दिल्ली की जो कमजोर बैसाखी पर रखी हुई सरकार है, उसका भरोसा नहीं है वो कितने दिन चलेगी। अब आप देखिए कि नीतीश कुमार भी पिछले दिनों दिल्ली में थे, चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली में थे, लेकिन किसी मीडिया ने खबर नहीं दिखाई कि वो चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री से मिलने गए, अमित शाह से मिलने गए। क्यों? उन्होंने कहा कि जो मंगलवार को बजट पेश हो रहा है, इसमें हमें कुछ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? वो सवाल पूछने आए थे। मंगलवार को पार्लियामेंट में जो बजट आएगा, अगर उसमें कोई बड़ी घोषणा आंध्र प्रदेश के लिए और बिहार के लिए नहीं होती है, तो हो सकता है बुधवार को आपको तमाशा दिख जाए और पार्लियामेंट का सेशन चलना ही मुश्किल हो जाए। ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए अभी आप इतना आसानी से ये मान के मत चलिए कि सरकार बहुत लंबी, दिल्ली में जयंत चौधरी मंत्री बन के बैठ गए हैं और मजे ले रहे हैं यहाँ पे, और वहां चुनाव मुसलमान को टिकट दे दिया, जीत जाए। ये दोहरी रणनीति, दोहरी राजनीति अब चलने वाली नहीं है। जी सर, आप बैसाखियों की बात कर रहे हैं, तो एक बात ये भी चल रही है कि कहीं ये मोदी की बैसाखियों को गिराने की लखनऊ वालों की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि अगर इस तरह के फैसले का हम देखें तो विरोध तो करेंगे, इनके कर भी रहे हैं, जेडीयू विरोध कर रहा है, आरएलडी विरोध कर रही है, इनके अपने नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, वो विरोध कर रहे हैं, और मोदी के हनुमान हैं चिराग पासवान, वो तक विरोध कर रहे हैं, इसको सौहार्द बिगाड़ने वाला बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, क्या कि ये तो नहीं चल रहा है कि तुम हमको हटाओगे बेटा, उससे पहले हम तुम्हारी बैसाखियां गिरा देंगे? ये अभियान तो नहीं चल रहा है? देखिए प्रज्ञा, आपको ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, भारतीय जनता पार्टी का आज का नहीं पुराना सिस्टम है कि यहाँ पे लंगड़े घोड़े को गोली मार दी जाती है। यही चिराग पासवान थे, जब इनके पिताजी का जो बंगला था, जहां पे इनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, रोते हुए बंगला छोड़ा था इन्होंने,
तो इनको बाहर फेंक दिया था और इनके चाचा को मंत्री बना दिया था। तब कहां थे चिराग पासवान? अब बाद में क्या हुआ, जब चुनाव आए और इनको सिंपैथी मिली और ये जीत के आ गए, अब इनके चाचा कहां हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है, ये देखती है कि कौन सा काम का घोड़ा है, उसको यूज किया जा रहा है। तो अभी घोड़े की सवारी चल रही है। जब लगेगा कि घोड़े की सवारी हो चुकी है, अब इसका कोई यूज नहीं है, तो इनके यहाँ यूज एंड थ्रो हो जाता है। तो चिराग पासवान जैसे हजारों आए हजारों गए, या तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ये जो चहक रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में आके, ये भी थोड़े दिनों बाद लंगड़े घोड़े साबित हो जाएंगे। भूपेंद्र चौधरी लंगड़े घोड़े साबित हो जाएंगे। ये तो ये देखना होगा कि घोड़ा दौड़ कौन रहा है और घोड़ा मजबूत कौन सा है। तो बाबा का घोड़ा तो बहुत मजबूत मुझे अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाबा किसी पैंतरेबाजी में फंस ही नहीं रहे। ये जहां भी जो है जाल लगाते हैं, बाबा दूसरी तरफ भाग जाते हैं। बाबा उल्टा इन्हीं को जाल में फंसा देते हैं। आप मुझे बताइए, आप तो लखनऊ में रहती हैं, ये बाबा क्या करने गए थे गवर्नर के यहाँ? 1 घंटा कौन सी बात हुई? क्या किया बाबा ने? बाबा ने पारा बढ़ा दिया दिल्ली का। दिल्ली के चाणक्यों को समझ में नहीं आया कि बाबा क्या करने जा रहे हैं। तो बाबा जो है इनके ऊपर अभी ज्यादा भारी सिद्ध हो रहे हैं। चाणक्य कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बड़े वाले साहेब थे वो धीरे धीरे अडवाणी जी की कैटेगरी में जा रहे हैं। और साहेब अडवाणी जी की कैटेगरी में अगर चले गए तो चाणक्य जी को कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर तो बाबा के हाथ में आप जानते हैं सोटा भी है और घोटा भी है और गदा तो उनकी घूम ही रही है। तो इतनी आसानी से आप अभी लगातार सुन रहे हैं मोहन भागवत जी को। मोहन भागवत जी ने कल भी बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है। तो आप ये सारे जो समीकरण हैं इसको जोड़ के देखिए। जब आप इनको सबको एक साथ पिरोएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको मैं एक छोटी सी घटना बता देता हूँ। हाँ, जी मतलब सर आप अपनी बात पूरी करिएगा, उसके बाद पहले मैं आपको आपके ट्वीट को एक बार याद दिला दूं, 75 पार वाले घोड़े की, जो आपने जिक्र किया था अपने ट्वीट में। अभी आपने अडवाणी जी का भी जिक्र कर दिया, तो मैं दोबारा से याद दिला दूं। अब आपने ये ट्वीट किया था कि अब अंदरूनी चर्चा है कि चाणक्य ने साहेब पर दबाव बनाने के लिए प्लान अडवाणी शुरू कर दिया है। अगले साल सितंबर में साहेब 75 पार होने वाले हैं। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। इसको थोड़ा विस्तार से बताइएगा केपी मलिक सर, बहुत सारे राज छिपे हैं आपकी इस बात में। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, मैं लंबे समय से देख रहा हूं कि अडवाणी जी के बहुत प्रिय नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और दशकों तक रहे, लगभग 2 दशक तक तो रहे। और 2002 में मुख्यमंत्री बनवाने में नरेंद्र मोदी को अडवाणी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उसके बाद जो गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड के बाद इनको हटाने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी और तमाम आरएसएस मुखर हो गई थी। और 2002 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन गोवा में हुआ था और मैं कवर कर रहा था उसको। और आप ये सोचिए कि वहां पे एक माहौल अडवाणी जी द्वारा ऐसा बनाया गया था कि नारे लगने शुरू हो गए थे जैसे एंट्री हुई इनकी मीटिंग में। तो एक माहौल ऐसा बनाया गया कि जैसे बहुत बड़ा युद्ध जीत के कोई हमारा सैनिक आया है, और इनको कंधों पे उठा लिया गया था। और बहुत बड़ा दबाव वाजपेयी जी के ऊपर बन गया था और वाजपेयी जी ने इनका इस्तीफा नहीं ले पाई थी, ऐसी समीकरण बना दिए गए थे वहां। तो ये किसने किया था? अडवाणी जी ने। यही सेम चीज जो रिपीट हुई 2012 के एंड में, कि ये इस परिस्थितियां बन गई कि अडवाणी जी को अपने सारे पदों से एक साथ इस्तीफा देकर घर जाना पड़ा। और जब आपने खुद ही इस्तीफा दे दिया तो फिर तो मोदी जी मालिक ही हो गए। वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी हैं, वो पार्टी के मालिक भी हैं, सब कुछ बन गए। तो ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी में चलती रहती है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी में जो एक दौर चल रहा था पिछले 10 साल से, पहले कह चुके हैं ना कि ये कोई नियम नहीं है 75 साल वाला, कोई नियम तो है नहीं। तो फिर ये वाला नहीं नियम तो नहीं महामानव पर नहीं। देखिए नियम कोई नहीं है, लेकिन नियम का हवाला देके बहाना तो बनाया जा सकता है। नियम तो कोई नहीं है। नियम तो ये भी नहीं था कि अडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट नहीं हो सकते, लेकिन उनका उम्र का हवाला देके, उनके नेतृत्व में 2 चुनाव हार के, तो बहुत सारी चीजें बता के उनको कर दिया गया। खाली उसी के पीछे चले जाएंगे कि ये नियम बनाया किसने था? ये नियम भी तो चाणक्य ने बनाया था। सारी चीज जो घड़ते हैं, जो घड़ के देते हैं, वो चाणक्य ही तो देते हैं। साहब तो कुछ करते ही नहीं है।
साहब तो खाली हाथ हिलाते हैं, साहब तो खाली गारंटी देते हैं, लेकिन गारंटी पे मोहर तो नीचे ही लगती है। तो जो मोहर है, जहां मोहर रखी है, अब आपने देखा कि जो केशव मौर्य है, तो वो कहाँ मिल रहे हैं? पहले पहले मोहर लगवा रहे हैं, फिर साहब के पास जा रहे हैं। जो मोहर लग के साहब ने बता दिया, वो जाके बता दिया। अब जी। केशव प्रसाद मौर्य के बाद भूपेंद्र चौधरी डायरेक्ट चले गए पीएम के पास, उनको बुला लिया। तो बाहर निकलते ही उनको बुलाया गया, क्या हमसे बिना पूछे उनको क्या कह दिया ऐसा? बोले नहीं साहब, ये कहा। तो ये चीजें आप देख रहे हैं, अभी वहां भी तल्खी शुरू हो गई है। भाई मैंने आपको क्या लिखा लास्ट में? जो मैंने वर्ड लिखा ऐसे ही लिख दिया कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। अगर आप ही कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो मेरा नंबर कब आएगा? मैं कहाँ कमतर हूं? अगर आप महामानव बन सकते हैं तो देवता वेवता तो मैं भी कुछ बनूंगा ना। आप तो भगवान के बनने के रास्ते पे हैं। अगर आप भगवान बन गए तो मैं भी तो देवता बनूंगा, तो मैं भी तो आपके साथ हूं ना। तो आप तो भगवान बन गए, आपको मुक्ति मिल गई और आप मुक्ति धाम पहुंच गए। अब मेरा नंबर है, तो मेरा नंबर है, मैं तो मान के चल रहा हूं। अब बाकी दुनिया उसको मान रही है कि नहीं है, बाकी लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, वो तो लोग जानेंगे ना। अब वो तो समझेंगे, शिवराज चौहान समझेंगे, वो आपकी वसुंधरा राजे समझेंगी, वो आपकी जो गवर्नर है उत्तर प्रदेश की वो समझेंगी, वो बाबा समझेंगे, वो आरएसएस समझेगा, उनको समझना है। अब वो अगर नहीं समझ रहे हैं, मैं अकेला तो समझ रहा हूं कि मैं तो हूं इस काबिल। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो जो भारी होगा वो फिर देखा जाएगा महासंग्राम में। तो अगर सब लोग मिलकर मुझे हटा देंगे, हटा दें, मैं तो मान के चल रहा हूं कि बनूंगा। जी। अच्छा, मोहन भागवत भी भिगो भिगो कर मार रहे हैं भाई। मोदी का नाम लिए बिना कह दिया कि कुछ लोग अपने आप को भगवान समझते हैं, अति मानव समझते हैं, सुपरमैन समझते हैं। क्या लगता है सर, अब इस समय पर इतना सब कुछ देखने के बाद, बुरी हार के बाद, अब क्या लगता है आरएसएस किसके साइड है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है मोदी, दूसरे है शाह, तीसरे है कि आरएसएस अपने साइड है। तीन तीन ऑप्शन है। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखेंगे आरएसएस किसी के साथ नहीं है। बाबा के साथ भी आरएसएस नहीं किसी के साथ नहीं है। देखिए बाबा के साथ वो उस तरीके से है कि बाबा, देखिए आरएसएस पहले वाजपेयी जी के साथ थी, वाजपेयी जी को लाया गया था। ये बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूं, जब हम लोगों ने शुरू भी नहीं किया था, हमें चीज समझना शुरू किया था तब थी। उससे पहले एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनका नाम याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी। और उसके बाद आरएसएस अडवाणी जी के साथ चली गई, वाजपेयी जी को छोड़ दिया। उसके बाद आरएसएस ने अडवाणी जी को भी छोड़ दिया और नरेंद्र मोदी के साथ चली गई। तो आरएसएस का अपना एजेंडा है, आरएसएस का अपना काम है। आरएसएस भी उसी भूमिका में है कि घोड़ा लंगड़ा हो गया तो उसको गोली मार दो। आज तक क्यों नहीं अडवाणी को पूछने गई आरएसएस? अगर आरएसएस मोदी से नाराज थी तो आरएसएस ने कहीं ऐसा कुछ प्रदर्शित किया कि ये लगे कि आरएसएस अडवाणी जी के साथ खड़ी है? क्योंकि उनको पता है कि अडवाणी जी लंगड़ा घोड़ा हो गए हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, यूज एंड थ्रो है वहां पे। तो आज आरएसएस को घुमा फिरा के सारी जगह बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर आरएसएस की पसंद आप पूछेंगे मेरे से, तो आरएसएस की पहली पसंद गडकरी है। लेकिन गडकरी में दम नहीं है, गडकरी हिंदुत्व का चेहरा नहीं है। गडकरी जिस तरह से आक्रोशित होके या दबंगई से आगे बढ़ के आ जाए, वो गडकरी की नेचर नहीं है, ना वो कर सकते। तो गडकरी फेल हो गए हैं उस मामले में। गडकरी की हिम्मत नहीं है कि वो सामना कर लें चाणक्य और साहेब का। उसमें सिर्फ बाबा दिखाई देते हैं और बाबा भी शांत हैं। बाबा ने हालांकि अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आनंदीबेन पटेल और बाबा, आप पहला, मैंने एक और उससे पहले भी ट्वीट किया है कि यूपी ऐसा पहला राज्य है जहां गवर्नर का और मुख्यमंत्री का बड़ा अच्छा तालमेल है। नहीं तो गवर्नर का और मुख्यमंत्री का तालमेल देखना है तो आपको जाना पड़ेगा कहां? वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी का और गवर्नर का देखिए क्या चल रहा है। ये पहला स्टेट है जहां गवर्नर और मुख्यमंत्री कान में बात कर रहे हैं, घंटों घंटों चाय पी रहे हैं, बिना किसी काम के चर्चा कर रहे हैं, बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधे आ जा रहे हैं। दिल्ली का कभी भी पारा बढ़ा देते हैं मिलकर। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन के आए थे तो उन्होंने किसको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया था? चाणक्य चाहते थे कि हमें भी थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए
ताकि हमारे नाम पे भी तो कल को पूर्व मुख्यमंत्री भी तो लिखा रहे। आप भले ही दिल्ली में कुछ भी बन जाए, प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, और प्रधानमंत्री के नीचे तो सब छोटे सेनापति हैं। कम से कम मुख्यमंत्री होना, अपने स्टेट का मालिक तो होना होता है। तो आप तो ना इधर रहे ना उधर रहे, आप तो हमेशा वहां भी गदाधारी भीम हनुमान की तरह रहे और दिल्ली में भी वही रहे। आपका अपना तो कुछ नहीं रहा कि जहां कह सके मैं अपनी खुद काबिलियत से बनाऊं। तो आज चाणक्य को हिलोरे जो मार रहे हैं, चाणक्य चाणक्य चाहते हैं कि मैं भी शीर्ष पद पे एक बार आ जाऊं, चाहे कितने ही दिन रहूं। जैसे आज मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मुझे थोड़े दिन और कर लेने दीजिए, 15 अगस्त का झंडा फहराने दीजिए, मेरा एक ऐतिहासिक भाषण और हो जाने दीजिए, और इतिहास में आ जाएगा कि भाई आपने जो है कितने बार कितने 11 बार आपने जो है झंडा फहराया, और सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 11 बार लाल किले पर झंडा फहराया, ऐतिहासिक भाषण दिया। ऐसे सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं इतिहास में, मोदी जी। तो मुझे थोड़ा इतिहास बनाने दीजिए। तो इनका भी तो इतिहास बने कि एक बार प्रधानमंत्री रहे, इतिहास में नाम आ गया, रिकॉर्ड में आए कुछ। तो ये इनकी कोशिश चल रही है। अब ये इस कोशिश में कितने कामयाब होंगे, बाकी जो इनके दोस्त लोग हैं वो कितना इनको कामयाब होने देंगे। एनडीए का जो कुनबा है, जो भाजपा के सिद्धांतवाद, भाजपा की नैतिकता से प्रभावित होकर इनके साथ आया है, एनडीए का कुनबा, वो कितनी देर रहता है। भाई ये जितने भी एनडीए के आप देख रहे हैं लोग इनके साथ आए हैं, तो ये भाजपा की नैतिकता को देखते हुए तो आए हैं, कोई जबरदस्ती थोड़े आए हैं, कोई ईडी सीबीआई के डर में थोड़े इनके साथ एनडीए के लोग आ गए। आज जो इनका साथ दे रहे हैं आंध्र प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार, वो तो प्रभावित है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी देश की कितनी अच्छी पार्टी है, उसकी रणनीति, उसकी नैतिकता, उसका सिद्धांत, उसके सिद्धांतों से प्रभावित हो गई तो आए वो। तो आप देखिए, अब वो जाएंगे तो है नहीं कभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, तो आ गए अब। वो तो चाहे कोई मोदी जी आए, कल को कोई दूसरा आए, कोई छोटा नेता आए, आप किसी रबर स्टैंप को बिठा देंगे तो जय जयकार आपकी बोलती रहेंगे। ये तो ये मान के चल रहे हैं ना चाणक्य जी। तो वो क्या मान के चल रहे हैं वो अलग माने, हम तो मान के चल रहे हैं कि जैसे मोदी जी के साथ पूरे एनडीए के लोग हैं, हमारे साथ भी रहेंगे। आप हटिए भाई। तो बात यहां तक बढ़ चुकी है, अभी बाहर नहीं आ रही है बात। आप खाली चेहरे पढ़ा कीजिए प्रज्ञा जी, आप पार्लियामेंट चलेगी मंडे से, दोनों के चेहरे पढ़िए, आप चेहरा पढ़ना सीखिए तो आपको समझ आ जाएगा जी। अच्छा केपी मलिक सर, अब हम जो देख पा रहे हैं इस समय कि ये जो अचानक से हिंदू मुसलमान भयंकर चरम पर पहुंच रहा है धीरे धीरे करके, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे हम ग्राउंड पर देख रहे हो, हिंदू दुकानों में से मुस्लिम कामगारों तक को हटाया जा रहा है। इस तरह की चीजें जो देखने को मिल रही है, ये क्या है? क्या ये इसलिए किया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी यूपी में जो एक कलह मची हुई है उसकी खबरों को दबाया जा सके? और क्या ये कलह दब जाएगी सर? ये शोर जो हो रहा है ये दब जाएगा? नहीं, ये इससे उसका कोई लेना देना मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं मानता हूं। देखिए ये क्या है कि सारे हथकंडे फेल हो गए भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी उसमें लौटना चाहती है। लेकिन उस पर लौट तो रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो भी निष्क्रिय हो गया। जैसे क्या होता है, मैं आपको हर बार एग्जाम्पल देता हूं कि एक ऐसा बीमार व्यक्ति है जिसको हम मेरठ लेके आए, मेरठ से दिल्ली एम्स में ले गए, और वो उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं, ग्लूकोज दे रहे हैं, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा है, ठंडा पड़ा हुआ है, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के सारे एजेंडे फेल हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना एक एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उसको गर्म करना चाहती है, उसको गर्म रखना चाहती है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि 3 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को भी ये खबर है कि उन तीनों स्टेट में हमारी बहुत बुरी हालत है। जो कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उन स्टेट में हुआ करती थी, और वहां आपकी हालत खराब है, तो आप किस चीज से बचेंगे? तो एक ही तो चीज बचती है आपके पास जिससे आप जीत सकते हैं, बाकी अटकंदे तो आपके फेल हो गए। तो मिल गया ना कि ये चल नहीं रहा इनका कार्ड, ये हिंदू मुसलमान का एजेंडा बिल्कुल काम नहीं आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, बाकी मुद्दे फेल हो गए हैं, ये मुद्दे में फिर भी जान डाली जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसमें जान डालने की कोशिश कर रही है।
नहीं जान डल रही है, वो एक अलग बात है। उनकी कोशिश तो जारी है ना, डॉक्टर तो कोशिश कर ही रहा है बचाने की। अब मरीज नहीं बच पा रहा है, मर जा रहा है, तो उसमें डॉक्टर क्या करेगा? लेकिन डॉक्टर के बचाने में, डॉक्टर की मेहनत में कोई कमी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी वो डॉक्टर है जो मुर्दे को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बचना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि दवाई रिएक्शन ही नहीं कर रही है। जो इंजेक्शन दे रहे हैं वो अपना असर दिखा ही नहीं रहा है। तो आप ये देखो कि सबसे बड़े सूबे में, जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें एजेंडा ही नहीं चला आपका। आप ऐसी-ऐसी सीटों पे चले गए जहां आपकी अपनी सीट थी, वो एजेंडा ही नहीं चला। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे खतरे की बात ये है, जिस प्रकार से आपने देखा कि बद्रीनाथ की सीट हो, मथुरा की सीट हो, चाहे वाराणसी की सीट हो, अयोध्या की सीट हो, वो आपके हाथों से निकल गई, जो आपकी असली लड़ाई थी। तो इसका मतलब ये है कि मैसेज गलत जा रहा है जनता को। और इससे इससे करने के लिए ये होगा, भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि हमने कमल खिलाने के लिए इतना अधिक कीचड़ फैला दिया, इतना अधिक खाद उसमें डाल दी कि उस खाद से कमल के जो बीज थे वो गल गए, वो जल गए। अनजान किसान जो होता है, उसको पता ही नहीं है दवाई कितनी डालनी है, खाद कितनी डालनी है, पानी कितना डालना है। तो ये अनजान लोग इतने आ गए कि इन्होंने अधिकतर खाद डाल दिया उसमें, और वो सारे बीज जल गए। अब कमल पैदा ही नहीं हो रहा, कमल उगेगा ही नहीं। तो आपने इतनी खाद डाल दी है, अब महाराष्ट्र में आप इतना कीचड़ उगाए जा रहे हैं पिछले 3 साल से कि बढ़िया कमल खिले, बढ़िया कमल खिले। अब कमल वहां खिल ही नहीं रहा। अब आप हरियाणा में इतना आपने कीचड़ डाल दिया, वहां कैसे कमल खिलेगा? तो वही हालत देश में है। तो भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से कम 1 से 2 दशक के लिए नेपथ्य में जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। आने वाले समय में आपको, चाहे उत्तर प्रदेश में बाबा रहे ना रहे, 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी। और देश में, चाहे आप मैं आपको 29 तक की बता, अभी भी देखिए जो परिस्थितियां हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में गिर सकती है। उसके बाद टूटी फूटी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बने, या भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ करके किसी और को बना के, वो सरकार भी 5 साल नहीं चले। ऐसी परिस्थितियों में साल, 1.5 साल, 2 साल में फिर सरकार गिरेगी, नए चुनाव होंगे, और नए चुनाव में दोबारा लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ एकाएक आ जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां हमें नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे सामने इसलिए नहीं आ पा रही हैं कि आज भी कुछ लोगों में मैसेज ये है कि रिमोट भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए खुल के नहीं आ रहे हैं। आपने देखा कि मैं जो आपको हमेशा कहता हूं कि आवाजें बाहर से उठ रही हैं, और बहुत हल्की आवाजें उठ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अंदर से जब तक मजबूत आवाजें नहीं उठेंगी, तब तक ये किले में विस्फोट नहीं होगा। और ये विस्फोट होना शुरू हुआ है छोटा-छोटा। एक पीछे आवाज आई थी साउथ से, जो आपने देखा कि मैं 7 बार का एमपी हूँ, दलित पिछड़े समाज से आता हूँ, मुझे क्यों नहीं बनाया? हरदीप पुरी में कौन से घुंघरू लटके हुए हैं? हैं? अश्विनी वैष्णव क्या ऐसी रणनीति दे रहे हैं? निर्मला सीतारमण जी क्या ऐसा बहुत अच्छा बजट पेश करती हैं जो मैं नहीं कर सकता? तो इस तरह की जो आवाजें हैं, उठनी शुरू होंगी। अगर यूपी में बाबा कुछ कर देते हैं, तो सीधा-सीधा अगले दिन जो है त्रिशूल लेके वो दुर्गा मैया बन जाएंगी, रितंबरा, वो जो बैठी हैं आपकी वहां पे राजस्थान में। और शिवराज कहेंगे दिल्ली में कुछ रखा नहीं, हम चले मध्य प्रदेश। तो फिर मध्य प्रदेश उनका। तो ये परिस्थितियां बदल जाएंगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये खाली शुरुआत होने की बात है, और वो शुरुआत संघ भी चाहता है। आप अगर देखेंगे, वो शुरुआत संघ भी चाहता है, और कहीं ना कहीं ये चीजें शुरू हो रही हैं। और ये जो आपको बजट, 2 हफ्ते का बजट सेशन, जो 2 हफ्ते का बजट सेशन होगा, इसमें भिन्न भिन्न तस्वीरें जब आप देखेंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा। और इनके चेहरे से पता लग रहा है कि मामला चला गया, मामला जिंदा होना दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कावड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली जो दुकानें हैं, वहां से दुकानदारों के नाम लिखवा करके, हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग नाम लिखवा करके, आखिर सरकार क्या करना चाहती है, इसके पीछे क्या मंशा है, हम इसको समझ रहे थे। साथ ही साथ ये जो बड़ा बदलाव होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, इनके क्या मायने हैं, वो केपी मलिक सर से समझ रहे थे। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई चर्चा में। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।